तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास काला जठेड़ी की शादी है और इस शादी की इजाजत बाकायदा कोर्ट ने दी है। 6 घंटे की मोहलत दी है। इन 6 घंटों के अंदर अंदर काला जठेड़ी तिहाड़ से निकलेगा और फिर उसकी शादी होगी। इस शादी की तैयारी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्वैट, इसके अलावा लोकल पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सोचिए इतने सारे लोगों की तैयारियां होंगी और इतने सारे लोगों की नजरें होंगी। लेकिन ये कैसे पूरी तैयारी हो रही है और ये तिहाड़ से बारात कैसे निकलेगी, ये बताऊं उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प चीज, वो ये कि जब भी कोई एक चीज होती है अचानक उसको एक मिसाल बनाकर बाकी लोग भी उसी की तरफ दौड़ने लगते हैं। यही हुआ है काला जठेड़ी के साथ। काला जठेड़ी की शादी का हुक्म 1 मार्च को दिल्ली की द्वारका कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने दिया। अब शादी हो रही है, 12 मार्च को होगी। अब बहुत सारे और भी जेल के अंदर कैदी हैं जिनके भी अरमान हैं, दिल हैं, उनके अंदर भी मोहब्बत के फूल खिलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, जिनकी पत्नी बाहर है। बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद अंदर है, गर्लफ्रेंड बाहर है। उन्हें भी शादी करनी है, उन्हें भी प्यार करना, उन्हें भी माँ बाप बनना है, क्योंकि कल को 10, 20, 15 साल के बाद वो जेल से रिहा होंगे तो फिर उस उम्र में कहा कोई तो होना चाहिए रखवाला। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए एक और गैंगस्टर जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, और वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी जब 2 मई 2023 की सुबह सुबह तिहाड़ जेल से बाहर आई थी। टिल्लू तारपुरिया नाम का एक बड़ा गैंगस्टर जो दिल्ली का था और तिहाड़ में बंद था, 6 लोगों ने तिहाड़ के अंदर ही उसके बैरक में घुसकर उसे बाकायदा चाकुओं से गोद दिया था। और जिन 6 लोगों ने टिल्लू ताजपुरिया का तिहाड़ के अंदर कत्ल किया था, उनमें से एक का नाम है योगेश टुंडा। अब इस योगेश टुंडा ने भी दिल्ली की एक अदालत में एक अर्जी लगा, सेशन कोर्ट में गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसका। वो भाई हाईकोर्ट पहुंच गया और उसने कहा कि भाई अगर काला जठेड़ी को आप 6 घंटे दे रहे हो शादी के लिए, तो हमें भी 6 घंटे दे दो। हमने क्या जुर्म किया है? हमारा भी हक है। संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर भारतीय को शादी करने का राइट है, तो ये राइट हमें भी दिया जाए, इससे वंचित क्यों किया जाए? तो मैं भी शादी करना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा भाई तुम्हारी दुल्हन कहाँ? उसने कहा बाहर, सब कुछ है, रेडी है, दुल्हन तैयार है, बस आप तारीख बता दीजिए, वक्त बता दीजिए और मुहूर्त निकल जाएगा। हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी सुनी। कहीं ना कहीं ये जो काला जठेड़ी है इसकी बात भी कोर्ट के कानों तक होगी। लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट ने कल यानी कि 5 मार्च को ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने कहा कि योगेश टुंडा भी एक भारतीय नागरिक है और संविधान के हिसाब से उसे भी हक है शादी करने का, इसलिए अदालत उसे शादी करने की इजाजत देती है। और ये शादी के लिए कितना वक्त उसको देंगे, इसके लिए पुलिस अपना जवाब दे। अब पुलिस कोर्ट को बताएगी कि भाई कब, कितने बजे, कहां पे, तो उस हिसाब से कोर्ट वो तारीख मुकर्रर करेगी जैसे काला जठेड़ी के लिए किया है। तो काला जठेड़ी के बाद बहुत मुमकिन है कि योगेश टुंडा दूसरा ऐसा गैंगस्टर होगा जिसकी बारात तिहाड़ से निकलेगी। बस अदालत को तारीख बतानी है। तो ये तो हो गई काला जठेड़ी के बाद योगेश टुंडा। अब काला जठेड़ी की बारात कैसे निकलेगी तिहाड़ से और कहां पहुंचेगी, वहां क्या तैयारी है, इतनी सारी पुलिस और एजेंसियों की नजर क्यों है, वो बताऊं। उससे पहले एक और इसी में दिलचस्प चीज है, क्योंकि सब रिलेट एक दूसरे से करते हैं। जैसे संविधान कहता है कि शादी करने का हक हर एक को है, तो शादी करने से परिवार बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। तो पंजाब जेल मैनुअल में एक नया बदलाव कर दिया गया है, और शायद पंजाब जेल मैनुअल देश का इकलौता ऐसा जेल मैनुअल है जिसमें बाकायदा संविधान की इज्जत रखते हुए वहां बंद हर ऐसे कैदी को जो शादीशुदा है, उसे कहा गया कि भाई तुम्हें भी राइट है, तुम अपना परिवार आगे बढ़ा सकते हो, यानी तुम माँ बाप बन सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो। तो पंजाब जेल मैनुअल में एक नई चीज आई है, वो ये कि पंजाब की जितने भी जेल है और उन जेल में जो भी कैदी बंद है, अगर वो शादीशुदा है, लेकिन शर्त ये है कि उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका बिहेवियर जेल के अंदर अच्छा होना चाहिए।
वो वायलेंट ना हो, हिंसक ना हो, खूंखार ना हो, अपने को नुकसान ना पहुंचाए, किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर उनका बिहेवियर ठीक ठाक है, वो अच्छे तमीज से रहते हैं, अच्छे इंसान बनकर, तो फिर जेल मैनुअल उन्हें इजाजत देता है कि 2 घंटे के लिए बाकायदा वो अपनी पत्नी को, और जो बाहर है, वो जेल में बुलाया जा सकता है। अभी तक मुलाकात जेल में कैसे होती है? आप जेल में जाओ तो वहां पे आप अर्जी लगाते हैं, फिर आपकी तारीख आती है, आप जेल में जाते हैं तो एक उस तरफ होता है, इस तरफ होता है, आप मतलब बॉडी टच नहीं कर सकते हैं। कई जगह पे शीशे का गिलास है, इधर उधर से बात होती है। लेकिन अब ये हुआ है, पंजाब जेल मैनुअल ने ये सुविधा दी है कि जो जिनकी शादी हो चुकी है तो उनकी पत्नी 2 घंटे के लिए जेल में, हर जेल में एक पहली मंजिल पर एक कमरा बनाया जा रहा है, और ये कमरा खासतौर पर पति पत्नी के लिए है। इस कमरे के अंदर बाकायदा बेड है, टेबल है, पानी है, बाकी जरूरत के सामान है, और तमाम खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, और पति पत्नी को उस कमरे के अंदर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी, कोई जरूरत पड़ती है तो अंदर एक बेल है, तो अंदर से पति या पत्नी को बेल बजाएंगे तो बाहर जो पुलिस वाला ड्यूटी पर है वो फिर दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। लेकिन उन 2 घंटों में ना तो उनके ऊपर किसी की नजर होगी, क्योंकि आमतौर पर जेल में कैदियों को ताला छोड़ते नहीं, लेकिन या इसीलिए कि उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसका बर्ताव अच्छा हो, तो फिर उसे ये मौका दिया जाएगा। तो वहां जाएगा और उसके बाद 2 घंटे उसकी पत्नी से वो मिल सकता है, और इसके बाद उनका परिवार आगे बढ़ सकता है। ये पंजाब जेल मैनुअल ने एक नई चीज दी। ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि जब जेल से बारात ही निकल रही है तो फिर शादी के बाद परिवार भी तो बढ़ाना चाहिए, बच्चे भी तो होंगे, तो चलिए कम से कम जेल ने ये भी सोचा। तो ये तो होगी शादी के बाद बच्चे की। लेकिन आज की जो कहानी है, अभी पहले शादी हो जाने दीजिए, यानी कि काला जठेड़ी। अब काला जठेड़ी की शादी का कोर्ट ने फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन मुश्किल बहुत है। काला जठेड़ी के ऊपर 40 से ज्यादा केसेस हैं, इनमें मर्डर है, किडनैपिंग है, बड़े बड़े नामी लोग उसकी हिट लिस्ट पर है। जब तब जिसको वो हड़का कर धमका कर उनसे पैसे वसूलता है। खासतौर पर जो शराब माफिया है, शराब की इंडस्ट्री, उनसे वसूली होती है हर बोतल पर। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको कॉल जाता है, पैसे दिए जाते हैं। तो हर तरफ बड़े उसके टारगेट हैं, बड़े बड़े लोग। अब ऐसे में उसके दुश्मन भी हैं। लॉरेंस विश्नोई का एंटी गैंग, बम्बिहा ग्रुप, नीरज गवाना गैंग, ये सारे इन लोगों के एंटी हैं। तो दुश्मनों की एक लंबी चौड़ी तादाद है। अब ऐसे में एक शादी जिसकी जगह, तारीख, वक्त सब फिक्स है और सब सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, तो फिर खतरा तो बढ़ जाता है। तो कोर्ट ने कहा था कि पुलिस इंतजाम करे और अपनी बेस्ट टीम को लगाए। तो उस बेस्ट टीम का नतीजा ये हुआ है कि अब 12 मार्च को सुबह 10 बजे से 4 बजे के दौरान जो शादी होनी है, ये होनी है द्वारका के एक बैंकेट हॉल में। अब उस बैंकेट हॉल में जहां ये शादी होगी, बाकायदा उसकी ओनर से पहले पुलिस ने 2-3 बार मुलाकात करके बातचीत की। वहां जितने स्टाफ हैं उनसे बातचीत की गई, उन्हें स्टाफ की निशानदेही की गई, और जो खबर है वो ये कि उन सारे स्टाफ को एक खास आईडी कार्ड भी दिया गया है, ताकि शादी के दिन कोई बाहरी वेटर या बाकी के भेष में घुस जाए दुश्मन और कुछ गलत न कर दे। उस बैंकेट हॉल के इर्द गिर्द जितनी भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उन सबको खंगाला गया। उसमें कुछ खराब उन्होंने कहा गया कि 12 मार्च से पहले इसको ठीक करो। अब पुलिस की टीम बनानी थी, क्योंकि मामला काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर का है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वो सेल है जिसने काला जठेड़ी और अनुराधा को 2021 में जुलाई में सहारनपुर के ढाबे से गिरफ्तार किया था। तो स्पेशल सेल काला जठेड़ी की पूरी कुंडली, पूरी हिस्ट्री जानती है, और स्पेशल सेल टेररिस्ट और इस तरह के ऑपरेशन में भी बड़ी माहिर है। तो इसलिए एक टीम चुनी गई स्पेशल सेल से। स्पेशल सेल के जो बेस्ट लोग हैं, जो ऐसे किसी भी मौके से निपट सकते हैं, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया। दूसरी है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच में भी तमाम अच्छे लोग हैं। क्राइम ब्रांच की भी जो खास उनके अंदर के लोग हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। तो अब स्पेशल सेल हो गया, क्राइम ब्रांच हो गया। इसके अलावा स्वैट, एक दिल्ली पुलिस की एक्सक्लूसिव फोर्स है जो किसी भी तरह के इस हमले या ऐसी चीजों से निपट सकती है। तो इसमें स्वैट के भी एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया।
इसके अलावा जिस द्वारका के इलाके में शादी हो रही है दिल्ली के, उस द्वारका के जो पुलिस स्टेशन है लोकल, वहां के भी कुछ पुलिस वालों को जो ठीक ठाक बहादुर लोग हैं उनको शामिल किया गया। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्वैट और लोकल पुलिस, इन सबको मिलाकर एक टीम बनाई गई। तो करीब करीब आप मानकर चलिए 40 से 50 लोगों की टीम होगी। अब इस टीम की पूरी जिम्मेदारी 2 दिनों की है। जिम्मेदारी यह है कि तिहाड़ से लेकर द्वारका शादी के मंडप तक और फिर शादी के मंडप से वापस तिहाड़ तक काला जठेड़ी को सुरक्षित बाहिफाजत पहुंचाना है। तो इसके बाद अगर शादी ठीक ठाक से हो गई तो फिर 13 मार्च गृह प्रवेश है सुबह 10 से 1 के दरमियान जठेड़ी गांव में, जो काला जठेड़ी का घर है। तो वहां पर भी है कि कोई हमला हो सकता है। तो फिर वहां हरियाणा पुलिस से मदद ली गई और कहा गया कि भाई आप मदद कीजिए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। तो हरियाणा पुलिस की टीम तो वैसे ही जठेड़ी गांव में तैनात कर दी गई, क्योंकि दुल्हन यानी अनुराधा वहीं से सर धस कर मंडप तक पहुंचेगी। अब अनुराधा का असली घर जो है वो है राजस्थान के अलवर इलाके में। तो वहां पे उस पैदा हुई, उसके पिता सरकारी कर्मचारी। अब यह है कि चूंकि अनुराधा भी आनंद पाल गैंग के, विरोधी गैंग के निशाने पर खतरा उसको भी, तो अब राजस्थान पुलिस से कहा गया कि उस शादी या गृह प्रवेश के दौरान उसके गांव में न कुछ हो जाए। तो राजस्थान पुलिस से कहा गया आप उस पर नजर रखिए। अब ये 3 स्टेट की पुलिस हो गई। अब चौथी बात आई, ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल में जो कुछ किया, चाहे सिद्धू मूसावाला हो या फिर बाकी ये गोल्डी बरान का कनेक्शन, सारी चीजें, तो ये फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए ये सारे केस देख रही है। तब उसमें कुछ केस काला जठेड़ी के एनआईए के पास भी है। तो अब इस शादी पर एनआईए की भी एंट्री हो गई, उनकी भी नजर है। तो ये देखिए कि एक गैंगस्टर की शादी जिसकी बारात तिहाड़ से निकलनी है और वो मंडप तक पहुंचनी है, उस शादी के लिए इतने सारे पुलिस वाले 2 दिन तक, कुल 6 और 3 9 घंटे, 2 दिन 2 किस्तों में 9 घंटे उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि एक तरफ खतरा है दुश्मनों से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं भाई शादी की आड़ में दूल्हे के भेष में सेहरे के पीछे छुप छुपा कर खुद ही ना दुल्हन को लेकर भाग जाए। तो पुलिस को न सिर्फ काला जठेड़ी को उसके दुश्मनों से बचाना है इस शादी और गृह प्रवेश के दौरान, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि शादी के आड़ में वो भाग न जाए। इससे पहले काला जठेड़ी ऐसा कर चुका है। तो ये हो गई डबल जिम्मेदारी। अब तीसरी एक और भी है उलझन, वो ये है कि काला जठेड़ी को शादियों का बड़ा शौक है। शादी करने का नहीं, जो उसकी पहली शादी है, लेकिन शादियों में जाने का, हथियार लहराने का, नाचने का, हरियाणवी संगीत पर थिरकने का। अब यहां उसकी शादी में भी हरियाणवी संगीत बजने वाला है, जो खबर है। लेकिन जो पुलिस के लोग हैं वो शायद उस संगीत पर थिरकेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग सूट बूट में होंगे, वर्दी में भी नहीं होंगे, ताकि अलग अलग जगहों से नजर रख सकें और ये पता न चले इसमें कौन वर्दी में है, कौन पुलिस वाला है, कौन बाराती है, कौन क्या है। तो सूट बूट में पुलिस वाले होंगे। लेकिन एक और ये है कि चूंकि इसे खुद शादियों का शौक है जाने का, हथियार लहराने का, जब तक जितने भी इसके गुर्गे भाई और किसी की शादी हुई खूब गोलियां भी चली। लेकिन यहाँ ये कि तिहाड़ से आ रहा और पुलिस वाले भी होंगे, तो अब इसकी शादी में इतनी गोलियां चलेंगी खुलेआम, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन जो दूसरों की शादी में इतनी बार जा चुका है, अब इसके बहुत सारे ऐसे गुर्गे हैं जिनको इंतजार है कि उनके गुरु की शादी हो और धूमधाम से हो। तो जितने भी छटेले हटेले टाइप के जितने हैं गुर्गे, वो सब इस शादी का भी इंतजार कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि वो वांटेड है, भागे हुए। तो अब एक ये भी है कि एक तरफ दुश्मन, हिफाजत, तीसरी तरफ ये है कि काला जठेड़ी के शादी में उसके तमाम गुर्गे भी दस्तक दे सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब ऐसे में वहां पर सीन क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये है कि अगर उनमें से कुछ ऐसा अपने जान पर खेल कर पहुंच गया, क्योंकि गुरु को खुश भी करना है, शादी में शगुन भी देनी है, और मान लीजिए ऐसे कुछ वांटेड जिनको पुलिस इधर उधर ढूंढ रही, चाहे दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की, और वो 12 मार्च को शादी के मंडप में बारातियों के कपड़े में धरे गए, तो कम से कम पुलिस के लिए शगुन समझकर एक अच्छी चीज होगी
कहाँ कहाँ भटक रहे थे आप, चलो किसी शादी के मंडप में ये लोग हाथ आ गए। तो देखिए कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। एक तरफ हो रही है कि हमने से भी बचाना है, दूसरी तरफ ये है कि उसको भागने से भी बचाना है, तीसरी तरफ ये है कि जो उसके अपने लोग हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है और वो सारे हथियारों के शौकीन, गोलीबारी शादी में, वो आके कोई खुराफात ना करे, उनको भी रोकना है और उनमें से जिनकी तलाश है उन्हें भी पकड़ना है। तो इन सारी चीजों के बीच ये सारी चीजें होनी है। अब ये तो रहा एक पहलू। अब दूसरा पहलू, एक नई चीज आई, वो ये कि अनुराधा यानी कि काला जठेड़ी की होने वाली पत्नी वो बेल पर बाहर है। हालांकि उसके ऊपर कोई बहुत सीरियस चार्जेस नहीं है, जैसे मर्डर के नहीं है, काला जठेड़ी के ऊपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी केसेस हैं 7-8 उनमें वो बेल आउट है। उसने अभी शादी से पहले और कोर्ट में और पुलिस से एक बयान दिया और कहा है कि मुझे काला जठेड़ी से शादी करने की इजाजत दी जाए और मैं अदालत और पुलिस को यकीन दिलाती हूँ कि मैं शादी के बाद जुर्म की दुनिया छोड़ दूंगी और पूरी तरह से एक जो हाउस वाइफ है, गृहिणी होती है, जो अपने सास ससुर की सेवा करती है, बस वो वही करेगी और साथ में वो वकालत की पढ़ाई पूरी कर अपने पति को इन कानूनी मुकदमों से आजाद कराने की कोशिश करेगी। तो ये कम से कम एक अच्छी चीज है कि शादी से पहले एक दुल्हन, जो अब तक लेडी डॉन, रिवॉल्वर रानी, मैडम विंस के नाम से जानी जाती है, अब वो शुद्ध है, सिर्फ और सिर्फ अनुराधा के नाम से क्राइम की दुनिया को छोड़कर एक बहू, एक पत्नी के तौर पर आगे की जिंदगी गुजारना चाहती है। मुझे लगता है इसमें कानून भी उसकी शायद मदद करे और ऐसा ही हो जैसा उसने कहा है। तो दूसरा पहलू ये है। अब बाकी इस शादी में गेस्ट लिस्ट की बात कीजिए तो दिल्ली पुलिस ने, चूंकि सुरक्षा का मामला है, तो इस मंडप के या इस बैंकेट हॉल के जो ओनर है उनसे तो बात की, स्टाफ से बात की, साथ साथ अनुराधा और काला जठेड़ी इनकी फैमिली से उन मेहमानों की लिस्ट मांगी है जो 12 मार्च की शादी में शामिल होंगे। तो उस लिस्ट के हिसाब से फिर वहां पे एंट्री होगी और उनको देखा जाएगा। बहुत सारे मीडिया वालों की भी नजर है और मुझे मालूम जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं दिल्ली के, सब पहुंचेंगे वहां। तो ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब इंतजार है 12 मार्च का। 12 मार्च को बारात निकलेगी तिहाड़ से, पहुंचेगी द्वारका, फिर द्वारका से वापस तिहाड़। तो आगे क्या होता है, शादी कैसे होती है, इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत सारे लोगों के मेल आ रहे हैं कि शादी इससे जुड़ी हुई सारी चीजें बताते रहिए। तो आप ही लोगों की फरमाइश और गुजारिश पर, वरना आज कहानी कुछ और थी, मैंने सुनाई। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किस नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लेकिन उससे पहले तो भूल ही गए, आज कुछ लोगों के बर्थडे विशेष भी करने। आज हीरल महिधारिया, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हीरल। और ये भेजा है पराग जी ने, पराग जी की वाइफ है हीरल। उजैर शेख का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उजैर। और ये भेजा फरीद शेख ने है। इसके अलावा अमित कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अमित। भेजा सोनाली ने है। सोनम कुमारी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सोनम। और भेजा है ऋतुल ने। साथ ही आज पल्लवी, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पल्लवी की। और ये भेजा है नितिन ने, नितिन की मम्मी है पल्लवी। इसके अलावा सना नूरी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सना। और ये मोहम्मद कैफ आलम ने भेजा है। साथ ही प्रियंका भंडार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। अनुप्रिया, इन्होंने पूछा सूचना सेठ के केस में क्या हुआ। वही गोवा वाली जिनके ऊपर 4 साल के अपने बेटे के मारने और बैग में लाश लेकर गोवा से बेंगलुरु जाने का इल्जाम है। तो सूचना सेठ इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और अपडेट सिर्फ इतना है कि अब चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। इस बीच में गोवा पुलिस ने एक सूचना सेठ की मेंटल स्टेटस की, दिमागी हालत ठीक है, उसके बारे में डॉक्टरों के एक पैनल की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी, जिसमें डॉक्टरों के पैनल ने उन्हें बिल्कुल मेडिकली फिट बताया। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि दिमागी तौर पर ऐसा कुछ हुआ। हालांकि इसके उलट सूचना सेठ के वकील ने कोर्ट में यह कहा है कि वो एक किसी किस्म की मानसिक बीमारी की शिकार है और उसी बीमारी के दौरान ही उन्होंने अपने बेटे को मार दिया था। लेकिन इधर मेडिकल पैनल की जो रिपोर्ट है वो साफ साफ है कि वो फिट है। तो ऐसा कुछ नहीं।
अब जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर देखिए मुकदमा आगे क्या करता है। स्तुति सिन्हा जी ने लिखा है कि इंद्राणी के इंटरव्यू या इंद्राणी की खबर को प्रमोट क्यों किया मैंने। तो स्तुति की दो चीजें हैं, आपने सवाल अच्छा पूछा, मुझे लगा कि जवाब देना चाहिए। एक, इंद्राणी मुखर्जी बड़ी ट्रुथ, ये नहीं है कि इसको आजकल में ही रिलीज होना था, नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज आई, आप लोगों ने से उसने देखा होगा। तो ये सीरीज एक्चुअली हमारे ग्रुप इंडिया टुडे ओरिजिनल इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, बनाया है। जैसे इससे पहले शाकिरा फिनेरी डांसिंग ऑन द ग्रेव आपने देखा होगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी और भी कुछ बन रही है। तो अब जब वो बनी तो कोई भी जैसे फिल्में जब बनती हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्म स्टार अलग अलग न्यूज चैनल पर जाकर या फिर कहीं पे भी बैठकर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं। तो बहुत ईमानदारी से बिना लाभ लगे कि आपको बोलूं तो इस वक्त इंद्राणी मुखर्जी का कोई मतलब नहीं, कोई स्टोरी भी नहीं है कि मैं सुनाऊं, लेकिन हाँ एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ गई और सीरीज आई। जब सीरीज आई तो चूंकि होम प्रोडक्शन हमारा ग्रुप इंडिया टुडे है, तो ऐसे में वो इंटरव्यू के जरिए उस सीरीज को भी प्रमोट करना था तो वो हो गया। लेकिन उससे हटकर एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और उस वक्त मौका मिला नहीं क्योंकि इंदिरा अरेस्ट हो चुकी जेल में और बात करने को भी तैयार नहीं। अब इसी प्रमोशन के बहाने अगर वो मेरे सामने और मैं उनसे सवाल जवाब जो मेरे दिमाग में एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर, तो मुझे लगा उसमें पूछने में कोई गलत काम नहीं था और मैं माने गलत किया। हाँ, गलत तब होता जब मैं इस इंटरव्यू के दौरान ये कहता कि आपको फंसाया गया है, आप बेकसूर हो, आपने कैसे जेल में दिन काटे, ये हुआ ये उन्हें। अगर आपने इंटरव्यू ध्यान से सुना हो सकता है कहीं पे कुछ हो, लेकिन कहीं आप नहीं कह सकते कि उस इंटरव्यू के जरिए मैं उनको मासूम दिखाने, बेगुनाह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं या किया है, ऐसा नहीं। जो भी एक रिपोर्टर के तौर पर क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में और मैं हमेशा सवाल, आपने देखा होगा कई बार, मैं लिख के कभी नहीं पूछता। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी इंटरव्यू किए हैं करीब 1000 से ज्यादा तो कर चुका हूं, या हो सकता 2-3 हजार। मैंने किसी से भी आज तक इंटरव्यू क्वेश्चन लिखकर नहीं किया क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होता है। श्रीराम मर्डर केस में जानता हूं, उसकी एक चीज जानता हूं कि क्या कहता हूं। तो जब वो आप जानते हैं तो उसी में से सवाल बाहर निकलता है। किसी भी ऐसे केस पे जिस पे आपने रिपोर्टिंग की है, काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको सवाल लिखने की जरूरत। और ये मेरी पता नहीं कि शुरू से जब से इस पेशे में आया हूँ जर्नलिज्म में, मैं सवाल नहीं लिखता हूँ। वैसे ही जब मैं एंकरिंग करता हूँ तो मैं कभी प्रॉम्प्टर देखकर नहीं करता हूँ, जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ। वैसे ही कहानी सुनाता हूँ आपको तो कभी स्क्रिप्ट लेकर कहानी नहीं सुनाता हूँ। आपको पढ़ने होते हैं, जैसे इसमें आपके विषय है, कुछ डेट है, कुछ जगह के नाम है जो भूल सकता हूँ, कई जगह कई बार कई अलग अलग नाम होते हैं, तो उसको सिर्फ रेफरेंस के लिए रखता हूँ क्योंकि कहानी भी आप लिख कर नहीं सुना सकते। तो इसलिए ये मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे लगता है आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। अगर आप फिर भी यदि करने से नहीं तो आप जरूर दोबारा मेल कीजिए और बताइएगा, आपकी राय सलाखों को। साथ ही आयशा ग्रासिया एंड उनकी मम्मी नसीम ग्रासिया, थैंक यू सो मच आप दोनों का इस प्यार के लिए। शुभजीत, थैंक यू सो मच शुभजीत जी आपका जी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।